नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं ताबिश कमाल हूँ, मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। दिल्ली विधानसभा में आज का दिन भी हंगामेदार रहा। हालांकि विधानसभा के अंदर हंगामा नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा के गेट पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि विधानसभा के दूसरे दिन दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के भाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों ने नारेबाजी की थी, जिसे लेकर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कार्रवाई करते हुए इन सभी विधायकों को 3 दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि 22 विधायकों में से 21 विधायक निष्कासित किए गए थे, जहां पर एक विधायक अमानतुल्ला खान, चूंकि उस सदन में मौजूद नहीं थे, वो आज की कार्रवाई में शामिल हुए। जहां पर आज विधानसभा के अंदर हंगामा देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन विधानसभा के गेट पर जमकर हंगामा हुआ, जहां आम आदमी पार्टी के 21 विधायक विधानसभा के गेट पर धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब एक ऐसी सरकार आ गई है जो तानाशाही कर रही है, विधायकों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी नेता विपक्ष और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने कहा कि हम भले ही विधानसभा की कार्रवाई से निष्कासित हैं, हम विधानसभा में नहीं जा सकते, लेकिन हम विधानसभा के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी के विधायकों ने स्पष्ट कहा कि जो भी कार्रवाई की गई है वो नियमानुसार की गई है, क्योंकि राज्यपाल के भाषण के दौरान जिस तरह की घटना आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है वो गलत थी, और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने ये कार्रवाई की है। हालांकि आज का दिन एक और अहम इसलिए रहा चूँकि आज नजफगढ़ से विधायक नीलम पहलवान ने नजफगढ़ का नाम बदल नाहरगढ़ करने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ जहां एक तरफ बीजेपी विधायक ने नजफगढ़ का नाम बदलने की मांग की, तो आर.के. पुरम से विधायक अनिल शर्मा ने भी अपनी विधानसभा के मोहम्मदपुर गाँव का नाम बदलकर माधवपुरम रखने की बात कही। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाकुंभ में कार्य कर रहे उन सभी कर्मचारियों का स्वागत किया और साथ ही साथ उनका सम्मान भी किया, जिन कर्मचारियों ने लगातार महाकुंभ में देखरेख भी की और साफ़ सफाई की व्यवस्था की। ऐसे में कई रिकॉर्ड भी कायम हुए, जिसमें से गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 बड़े रिकॉर्ड सामने आए, जिसमें जितने लोगों की ज़रूरत थी उससे कहीं अधिक लोगों ने कार्य किए। पहला अवार्ड महाकुंभ में गंगा की सफाई करने को लेकर के नवाजा गया, जिसमें तकरीबन 4000 से ज़्यादा कर्मचारी कार्य कर रहे थे। इसके अलावा झाड़ू लगाने को लेकर के जो महाकुंभ में अव्यवस्थाएं ना हो, जिसको लेकर के साफ़ सफाई की व्यवस्था को रखने के लिए दूसरा गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ, जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को सम्मानित किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 नए अवार्ड गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कर्मचारियों का सम्मान किया। ये वो कर्मचारी थे जिन्होंने लगातार 24 घंटे महाकुंभ को साफ रखने के लिए काम करते रहे। साफ तौर पे ये वो कर्मचारी थे जिनको महाकुंभ की शुरुआत से तकरीबन 2 महीने पहले से काम में लगाया गया और महाकुंभ के समाप्त होने तक, यानी अभी तक, वो महाकुंभ की साफ़ सफाई कर रहे हैं। हज़ारों करोड़ों लोगों की भीड़ और वहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था को कायम रखना यह नगर निकाय कर्मचारियों के अंतर्गत था। नगर निकाय कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये वो रीढ़ की हड्डी है जिसने महाकुंभ में विशेष योगदान दिया। तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी ऐसे थे जिन्हें मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। यही नहीं, इसके साथ साथ गंगा, जमुना, सरस्वती और साफ तौर पे तीनों नदियों के समागम के स्थान को साफ़ करने को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने उन सभी लोगों की तारीफ़ की जो जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से थे और उन्होंने लगातार नदी की साफ़ सफाई की व्यवस्था को कायम रखा। ये 2 बड़े गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल हुए, जिसमें अब तक इस तरीके के रिकॉर्ड किसी के नाम पर दर्ज नहीं किए गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में उन सभी कर्मचारियों का सम्मान समारोह रखा गया था जिन्होंने प्रयागराज को दिव्य बनाने में बड़ा सपोर्ट किया, सरकार का साथ दिया। साफ तौर पे ये वो कर्मचारी थे, इसके पहले भी देश के प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों के पैर धुल करके उनको सम्मान दे चुके हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नगर निकाय के सफाई कर्मियों के साथ साथ अन्य विभागों के सभी कर्मचारियों को, जिन्होंने महाकुंभ को दिव्य महाकुंभ बनाने का सपोर्ट किया, साथ दिया सरकार का, उन सभी का सम्मान समारोह किया। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ।
यूं तो फरवरी महीने का मौसम हमेशा से ही खुशनुमा बना रहता है, चाहे हम दिल्ली एनसीआर के इलाकों की बात करें या पर्वतीय क्षेत्र वाले इलाकों की बात करें। लेकिन इस साल 2025 का फरवरी का महीना राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए काफी गर्म रहा है और राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि एनसीआर के लोगों को फरवरी के महीने में मार्च और अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास हुआ। दिन के समय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाके ऐसे थे जहां पर लोगों को गर्मी से बचने के लिए दिन के समय पंखे का भी सहारा लेना पड़ा। लेकिन अगर हम आज की बात करें, आज 27 फरवरी है और लगभग फरवरी का महीना खत्म हो चुका है। लेकिन फरवरी के महीने के खत्म होते होते राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन हुआ है। आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादल छाए रहे। आप मेरे पीछे ऊपर आसमान में देख सकते हैं कि अभी भी राजधानी दिल्ली का जो मौसम है वो खुशनुमा बना हुआ है। पूरी तरीके से जो आसमान में बादल है वो छाए हुए हैं और इसके पीछे का जो कारण है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो ताज़ा भविष्यवाणी जारी की गई है उसके अनुसार एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो सक्रिय हुआ था 25 फरवरी को, उसका जो असर है अब धीरे धीरे मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है। जहां पर अगर हम ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र वाले इलाकों की बात करें, वहां पर मौसम विभाग ने भारी से अति भारी बर्फबारी होने की संभावना जताई है। तो वहीं अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि जो सर्द भरी हवाएं हैं वो मैदानी इलाकों तक यानी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों तक पहुंचेंगी और 27 और 28 फरवरी को दिल्ली एनसीआर के आसमान में इसी तरीके से जो बादल है वो छाए रहेंगे और लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें, आज भले ही राजधानी दिल्ली में जो मौसम है खुशनुमा बना हुआ है, सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी भी हुई है और हल्की जो ठंडी हवाएं हैं वो लोगों को राहत दे रही है। लेकिन आज का जो न्यूनतम तापमान है वो पिछले तकरीबन 70 साल का उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि इतना जो गर्म है वो न्यूनतम तापमान कभी नहीं रहा। इससे पहले साल 1991 में इतना न्यूनतम जो तापमान है वो रहा था, इससे ज़्यादा ही रहा था। बल्कि आज का जो न्यूनतम तापमान दिल्ली का जो दर्ज हुआ है वो तकरीबन 19.1 डिग्री सेल्सियस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा माना जाता है फरवरी महीने के हिसाब से। लेकिन अभी फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर के इलाकों में इसी तरीके का मौसम अगले 2 दिन तक जारी रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। और जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होगा, एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के इलाकों में गर्मी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। राजधानी लखनऊ में डीआईजी रैंक के अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया है हजरतगंज कोतवाली में। और इसका कारण ये है कि जिस तरह से डीआईजी रैंक के अधिकारी के साथ धोखाधड़ी की गई है, 2017 में डीआईजी राधेश्याम ने जो दंपति हैं इंदिरा नगर के रहने वाले, उनके जरिए रोहतास बिल्डर में प्लाट लेने की बात कही गई थी। लेकिन 2017 से 5 लाख रुपए लेने के बाद जो इंदिरा नगर निवासी दंपति हैं विवेक खुल्लर और उनकी पत्नी ने ना तो प्लाट दिए ना तो पैसे वापस किए। डीआईजी ने हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि मामले में अब विवेचना की जाएगी। साक्ष्यों के आधार पर जो इंदिरा नगर दंपति हैं रहने वाले, उनके खिलाफ जिस तरह से मुकदमा लिखाया गया है, साक्ष्यों के आधार पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसके पहले भी तमाम आम जनमानस से भी राजधानी लखनऊ में ठगी की गई थी। लेकिन एक बार जिस तरह से चौंकाने वाली बात सामने आई है कि डीआईजी रैंक के अधिकारियों को ठगों ने ठगी किया है, तो अब पूरे मामले को लेकर हालांकि पुलिस विभाग सक्रिय हो गया है और ये भी कहा जा रहा है कि डीआईजी रैंक के अधिकारी की तरफ से मुकदमा लिख जाने के बाद ये भी सुगबुगाहट हुई है विभाग में कि जो इस तरह के फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7 लखनऊ। भारत की बेटी अमेरिका में कोमा में, परिवार को नहीं मिल पा रहा है वीजा। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरे साथ JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। आज हम आपको एक बेहद भावुक कर देने वाली खबर बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के सतारा जिले की रहने वाली नीलम शिंदे अमेरिका में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, लेकिन उनके परिवार को अब तक अमेरिका का वीज़ा नहीं मिल पाया है।
जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। खास तौर से इस पर हम बात करते हैं कि मामले की पूरी जानकारी क्या है। बता दें कि 14 फरवरी को कैलिफोर्निया में नीलम शिंदे का एक भीषण सड़क हादसा हुआ था। एक कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। उसके बाद उन्हें सिर, छाती और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई। नीलम इस समय कोमा में हैं और डॉक्टरों ने उनके ब्रेन सर्जरी की ज़रूरत बताई है, लेकिन अमेरिका में बिना रक्त संबंधियों की अनुमति के ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में परिवार की परेशानी है कि नीलम के पिता तानाजी शिंदे 16 फरवरी से अमेरिका का वीज़ा पाने की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने तत्काल वीज़ा के लिए आवेदन किया है, लेकिन अब तक वीज़ा नहीं मिल पाया है। परिवार के अनुसार अस्पताल में तत्काल अमेरिका आने की सलाह दी गई है, लेकिन वीज़ा स्लॉट अगले साल तक के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसे में परिवार बेहद परेशान है। राजनीतिक हस्तक्षेप और सहायता की अपील की जा रही है। ऐसे में एनसीपी नेता सांसद जो है सुप्रिया सुले ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील की है कि नीलम के पिता को जल्द से जल्द वीज़ा दिलाने में मदद करे। नीलम के परिवार ने सीएम देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय से भी संपर्क किया, जिससे जल्द से जल्द उन्हें अमेरिका जाने की अनुमति मिल सके। नीलम कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ साइंस की छात्रा थी। वो पिछले 4 सालों से जो है अमेरिका में रह रही थी। इस दर्दनाक हादसे के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय सरकार परिवार को जल्द से जल्द अमेरिका पहुंचाने में मदद कर पाएंगी? क्या वीज़ा प्रक्रिया को तेज किया जाएगा? अब सभी की नज़रें भारतीय विदेश मंत्रालय और अमेरिका दूतावास पर है। उम्मीद की जा रही है कि खास तौर से जल्द ही नीलम के परिवार को वीज़ा मिल जाएगा। यही बड़ा सवाल बना हुआ है। कैमरामैन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जेके 24/7 न्यूज़, मुंबई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग राजधानी देहरादून से। और बात करेंगे राजधानी देहरादून की स्मार्ट सिटी, क्योंकि राजधानी देहरादून काफ़ी समय पहले कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी में सम्मिलित हो चुकी थी और अभी तक देखा जाए कि देहरादून के अंदर जो स्मार्ट सिटी के कार्य हैं वो लगातार जारी हैं। यानी कि अभी तक जो स्मार्ट सिटी के कार्य हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं और जिसके कारण आम जनमानस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आए दिन हादसे, सड़क हादसे हों या फिर कहा जाए कि सड़कों के कारण जो हादसे होते हैं वो आए दिन देखने को मिल रहे हैं। और लगातार जो राजधानी देहरादून की यदि हम बात करें तो स्मार्ट सिटी में आने के बाद लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसके कारण व्यापारियों को तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाना ही पड़ रहा है, लेकिन वहीं आम जनमानस को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह पर जो सड़कें हैं वो खुद ही पड़ी हुई हैं और काफ़ी समय से काम चल रहा है, चाहे वो सिविल लाइन का काम हो या अन्य स्मार्ट सिटी के काम हो या फ्लाईओवर के काम हो। तमाम इस तरह के कार्य राजधानी देहरादून में होते हुए नजर आ रहे हैं और जिस पर कई बार जो राजपुर विधायक हैं खजानदास वो भी नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अब नए मेयर राजधानी देहरादून को मिले हैं तो उनके नेतृत्व में किस तरीके से स्मार्ट सिटी के कार्य होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े दावे कहीं ना कहीं मेयर सौरभ थपलियाल के द्वारा किए गए थे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या सौरभ थपलियाल उन वादों को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के कार्यों को किस तरीके से अब गति मिलती है देखने वाली बात होगी। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, जेके 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज़। खबर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से सिटी रिपोर्टर वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी, पैदाइशी कांग्रेसी हूँ। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा है बल्कि डिप्टी सीएम कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का कहना है, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया पे जो खबरें वायरल हो रही हैं उसको लेकर कल अपने मकान पर प्रेस मीट करते हुए डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि मैं बीजेपी से करीब हो रहा हूँ। ये कहकर कुछ सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है और झूठी खबरें हैं। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने जो हाल ही में ईशा फाउंडेशन की जानिब से महाशिवरात्रि के प्रोग्राम में शामिल होने पर ये सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हो रही थी, इसी वजह से उन्होंने कहा कि सदगुरु
मेरे गुरु हैं। मेरा ताल्लुक उनका मैसूर से है और उनकी दावत पर मैं इस ईशा फाउंडेशन के महाशिवरात्रि के प्रोग्राम में अटेंड किया था। इस प्रोग्राम में अटेंड करने के बाद बीजेपी के लोग बहुत सारे सोशल मीडिया पर ये खबर फैला रहे थे कि डीके शिव कुमार ट्वीट करते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी है और बहुत सारे लीडर हैं जिसको सब्र नहीं होता, वो चले जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जैसे कि वैसी रहती है। कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी सभी समाज के लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है। मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सदर हैं और मैं रियासती सदर हूं। मैं कभी भी हाईकमांड से ये डिमांड नहीं किया कि मैं कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर हूं, मुझे इसी मुकाम पर कंटिन्यू किया जाए, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कहा। जो वायरल हो रही हैं खबरें बेबुनियाद हैं और झूठी हैं, अफवाहें हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हूँ, रहूंगा और हमेशा रहूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मोहम्मद नबी, बेंगलोर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूं आज की बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर यहां के मौसम को लेकर के है। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने ये चेतावनी जारी की है कि राज्य के 7 से अधिक जिलों में भारी हिमपात और भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार 27 फरवरी 28 फरवरी को राज्य के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और हिमपात होने की संभावना है। 28 फरवरी को भी राज्य का मौसम खराब रहेगा और कुमाऊं और गढ़वाल के जो उच्च पर्वतीय जिले हैं वहां पे भारी हिमपात होने के साथ साथ बड़ी मात्रा में बरसात होने की भी संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 1 मार्च को भी प्रदेश के मैदानी जिलों में भारी बरसात हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में भारी हिमपात होने की वजह से तमाम दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इसको देखते हुए प्रशासन को ये सलाह दी गई है कि जो एहतियात बरतने हैं उसके लिए कार्रवाई की जाए। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार 27 फरवरी और 28 फरवरी को राज्य के उच्च हिमालयी जनपदों जैसे चंपावत, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि क्षेत्रों में भारी हिमपात होगा, जिसकी वजह से रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं। उत्तराखंड प्रशासन ने इस ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और जब मैं ये खबर आपको बता रहा हूं तो राज्य में तमाम उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जबकि जो मैदानी इलाके हैं वहां पे हल्की बरसात भी लगातार हो रही है। इस हल्की बरसात के 1-2 दिन में यानी 28 फरवरी और 1 मार्च को और तेज होने की संभावना है। कैमरा सहयोगी संचित शर्मा के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह।